नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त एक सीटैक सेंटर में मौजूद हूं। सेंटर फॉर ट्रेनिंग एकेडमिक गाइडेंस के नाम से ये सेंटर है। ये जामिया नगर अबुल फजल एनक्लेव में वाक़ है। जामिया नगर में मौजूद है, लेकिन ये हिंदुस्तान भर में जो मुस्लिम नौजवान हैं, ख़ास तौर से जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, उनको करियर गाइडेंस की ट्रेनिंग के लिए ये कायम किया गया है। मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे जा करके इसके बारे में बताऊं कि 2006 में जब सचर कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के दरमियान एक बेहतर एक तरह से पहल ये हुई कि एजुकेशन के मामले में जो पिछड़ापन था, जो उस रिपोर्ट में आया, उसके बाद से लोगों ने नोटिस लिया, अपने अपने सतह पर लोगों ने काम करना शुरू किया। उसी दौरान मेरा ख्याल है कि सन 2006 के बाद का वाक़या है कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक संगठन बना। उसके साथ साथ विज़न 2016 के नाम से एक मिशन शुरू हुआ। उस मिशन के तहत बहुत सारे काम हुए एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट के हवाले से। ये जो सेंटर है, ये विज़न का एक सेंटर है और ये हिंदुस्तान भर में काम कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि ये सेंटर क्या है, सीटैक क्या है, सीटैक की खिदमात क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है। मेरे साथ फैज़ी रहमान मौजूद हैं जो इस सेंटर को के इंचार्ज हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मेरा मकसद ये था कि ये जो आपका जामिया नगर में सीटैक सेंटर है, ये इसके बारे में लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेंटर से इस्तेफ़ादा करें। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत संक्षेप में बताइए कि सीटैक सेंटर है क्या। ये पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और हमारे बीच यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए, अगर सीटैक की बात करें हम लोग, तो अगर सिर्फ चंद लफ्ज़ों में बताया जाए तो सीटैक जो है बच्चों के करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है। और ऐसे मैं आपको अगर एक इनफॉर्मल तरीके से बोलूँ तो कोई भी बच्चा अगर अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, आगे चल के उसको क्या करना है ये पता नहीं है, कैसे करना है ये पता नहीं है, तो वो हमसे जुड़ सकता है। वो हमें कैसे भी कनेक्ट कर सकता है। अलग अलग ज़रिए हैं हमारे कनेक्ट होने के। आज के टाइम पे वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है, फेसबुक के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकता है, या फिर वो हमारे सेंटर पे जैसे आप आए हैं विज़िट कर रहे हैं वैसे वो विज़िट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या खुद ही, या फिर हमारे वेबसाइट जो कि www.ctac.in है उस पर जाके भी वहाँ से मेल के थ्रू या चैट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे बताइए कि ये तो रही जुड़ने की बात, सेंटर क्या क्या करता है। जी देखिए, हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरीके से हैं। एक जो हमारा ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ हैं और दूसरा जो एकेडमिक गाइडेंस या करियर गाइडेंस का एक्टिविटीज़ है। तो सबसे पहले मैं फोकस जो है स्टूडेंट्स पे करूँगा, जो एक्टिविटीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग है। इंडिविजुअल काउंसलिंग से मुराद ये है कि किसी बच्चे के पास दिमाग में डाउट्स हैं, बहुत सारे क्लियर नहीं है कि उसको आगे चल के क्या करना है, और वो उस चीज़ को क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वो हमारे पास आ सकता है। हम उसके लिए 1-on-1 सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें कि हमारे काउंसलर होते हैं और काउंसलर जो है बच्चे के साथ मिल के बैठ के एक नतीजे पे निकलने की कोशिश करते हैं कि क्या कोर्स या क्या करियर उनके लिए सूटेबल होगा, फिर उस करियर को या उस कोर्स को कैसे आगे चलना है। तो एक तो इंडिविजुअल सेशंस हम लोग करते हैं बच्चों के साथ। इसके साथ साथ हम टाइम के साथ कैलेंडर को देखते हुए जब एडमिशन्स वगैरह के टाइम होते हैं तो हम लोग जो है ग्रुप काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पीछे 4 सेशंस हुए थे। इसमें एक सेशन था करियर इन आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए क्या करियर हो सकते हैं, फिर करियर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, फिर करियर फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फिर हमने कुछ नेग्लेक्टेड करियर्स के बारे में बात की थी जो आगे चल के फ्यूचर करियर्स हो सकते हैं, अच्छा हो सकते हैं। तो इस तरीके के हम ग्रुप काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सर्विसेज देते हैं उसमें एक चीज़ आती है जिसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट कहा जाता है। आम तौर पे देखिए, अगर आप करियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो वो अपने यहाँ जो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट को एक बहुत बड़ा हवा बना के रखते हैं, बहुत बड़ी चीज़ बताते हैं अपने आप को। और बात ये भी है, और दूसरी बात ये है कि उसका चार्जेस और उसके जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी उसको बहुत बड़ा उसका भी हवा बना के रखा जाता है। ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता क्या है? अब ये असेसमेंट आखिर होता क्या है, क्यों करते हैं, क्या चीज़ है ये? दरअसल अगर मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बिल्कुल ही क्लियर नहीं हूँ कि मेरा क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में मुझे ज़ीरो अगर आइडिया है, तो ये जो असेसमेंट है वो एक टूल होता है, एक तरीका होता है जिससे कि बच्चा अपने आप को जान सके।
तो उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एक पॉपुलेशन से, एक जो है इलाके के लोगों से सर्वे करके पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन के जवाब को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी कहाँ है, और उस इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से बच्चे के साथ मिल बैठ के एक सोल्यूशन, कुछ ऑप्शंस बच्चे को दिए जाते हैं और उस ऑप्शन के हिसाब से बच्चा उसको चूज़ करता है। हमारे यहाँ अच्छी बात क्या है कि पहली बात तो इस असेसमेंट को हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे जो कनेक्टेड बच्चे हैं उनके कल्चर से मैच करता हुआ हो, उनके सतह का हो, उनके स्टेटस का हो। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आमतौर पे आपको इंडिया में बहुत सारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट मिल जाएगा, वो ये है कि क्या आपको क्रूज़ पार्टी ऑर्गेनाइज करना पसंद है क्या। अगर मैं ये सवाल अगर नॉर्थ के किसी बीमारू स्टेट के बच्चे से पूछूंगा तो उसको क्रूज़ पार्टी का हो सकता है कि बिल्कुल पता ही नहीं हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई बार ये असेसमेंट्स में आती हैं कि जो सवाल हैं वो एलीट बच्चों को देख के जहन में रख के बनाया गया है, और जो सवाल किए जा रहे हैं वो बहुत एलीट बच्चों से नहीं किया जा रहा है। तो हमारे जो असेसमेंट्स हैं वो बिल्कुल कल्चरली उसी ग्राउंड लेवल के हैं, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसी लेवल का है। दूसरी बात यह है कि हम इसके लिए एग्जॉर्बिटेंट हाई चार्जेस नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं कि आपको जो है एक असेसमेंट के लिए आपको 2500 का चार्ज करेंगे। चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं, और वो भी तब होते हैं जब बहुत इंटेंसिव अगर कुछ उस तरीके का करना होता है तो ये एक तीसरी चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट, और वो इन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल ही उनको आइडिया नहीं। सोसाइटी के अंदर 2 बड़े कोर्सेज हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग, यही इसी का ज्ञान लोगों को है, इसी के बारे में लोग हर घर में, छोटे बड़े घर में बात होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आप बताते हैं कि इसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। आमतौर पर मार पीट करके इन्हीं दो कोर्सों में हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं। ये जो एक सिनेरियो बना हुआ सोसाइटी के ऊपर, इसे दूर करने के लिए वालिदैन और पेरेंट्स को, सोसाइटी को समझाने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है? देखिए अशरफ साहब, बहुत मुझे खुशी हुई इस बात को लेके कि आपने इस इशू को रेज़ किया है। आमतौर पे तो इस इशू को कोई रेज़ करता नहीं है। अगर मैं पीछे के सर्वेज़ और रिसर्च की बात करूँ तो 50% से ज़्यादा बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं 2 करियर्स, इन्हीं 2 ऑप्शंस के बारे में पता होता है। और अगर मैं सिर्फ ये आपको सोचने के लिए बोलूँ कि आप एक दफ़ा सोच के देखिए कि आपके सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर आधे लोग सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, सोसाइटी क्या चल पाएगी? आपको लॉयर चाहिए होंगे, आपको अकाउंटेंट चाहिए होंगे, आपको जज चाहिए होंगे, आपको IAS ऑफिसर चाहिए होगा, आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए होगा, आपको टीचर चाहिए होगा, आपको प्रोफेसर चाहिए होगा। तो आप और हम अगर इस बात को गौर से अगर सोचें, और अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इस बात को अगर गौर से सोचें कि एक सोसाइटी है जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स हैं और सिर्फ इंजीनियर्स हैं, और वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हैं जो उसमें एक्सेल कर सकते हैं, वो ऐसे हैं जिनको कि ज़बरदस्ती बना दिया गया है, तो क्या वो सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करेगी? नहीं करेगी। इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं और दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चे को हमेशा हमें इस तरीके से गाइड करना चाहिए। पहली बात तो वो चीज़, गाइड करने वाली चीज़ जो है उसके अंदर से आनी चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, अंदर से एक आवाज़ उसके आनी चाहिए। और अगर वो आवाज़ नहीं है तो फिर भी पेरेंट्स को और टीचर्स को उसको उस तरीके से गाइड करना चाहिए कि उसके लिए सूटेबल क्या है। अगर वो बच्चा ऐसा है जो खून देख के डर जाता है, इंजेक्शन देख के डर जाता है, और आप उसको चाहते हैं कि आप उसको जो है एक सर्जन बना दें, तो उसके लिए और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए जो है एक बहुत जो है ख़तरनाक बात है वो। आप एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं एक ऐसे बच्चे को जिसको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, जो जोड़ घटाओ गुना भाग इन सब से भागता है, तो आगे चल के वो हो सकता है ऐसी बिल्डिंग बना दे जिस पे कि भार थोड़ा ज़्यादा रखा जाए तो वो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, और उसमें दोष सिर्फ उस बच्चे का नहीं होगा, दोष जो है उन सब लोगों का होगा जिन्होंने बच्चे को देखा, उसके बावजूद उसको जो है उसी चीज़ में, उसी डायरेक्शन में पुश किया। अच्छा, एक चीज़, ये जो सोसाइटी का जो एक जहन बना है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ, मुझे लगता है शायद आप उससे इत्तेफाक करें कि ये दोनों कोर्सेज़ ऐसे हैं कि इनको करने के बाद उन्हें नौकरियां मिल जाया करती थी। किसी ज़माने में फ़ौरन इंजीनियरिंग करके वो इंजीनियर हो गया, डॉक्टरी करके वो डॉक्टर हो गया, फ़ौरन पैसे कमाने लग जाता था। बाकी जिन कोर्सेज़ की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लॉयर का है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसमें ज़रा से फिर उसके बाद उसके प्रोसेस से गुजरना है, एक्सपीरियंस हासिल करना, उसके बाद फिर उस रोजी रोटी। देखिए इसमें ये तो नहीं हिंड्रेंस आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब मैंने बोला कि 2 प्रॉब्लम्स हैं, पहली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई कि बच्चे अपने अंदर नहीं देख रहे हैं, पेरेंट्स उनको बच्चों को नहीं देख रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब वो बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो बाहर की दुनिया में वो फ्यूचर देखने की बजाय वो पास्ट को देखते हैं।
हिंदुस्तान के इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो एक ज़माना ऐसा था जिस टाइम में बहुत सारे कोर इंजीनियरिंग के कोर्सेज बहुत फेमस थे और इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, एक डेवलपिंग स्टेज में थी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था। अब इकोनॉमी उस स्टेज से आगे बढ़ के सर्विस सेक्टर में पहुँच गई है। अब आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स और इन जनरल आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स चाहिए। डॉक्टर्स में भी एक लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अभी भी हालांकि कमी है डॉक्टर्स की, लेकिन उतनी ज़्यादा कमी नहीं है। आपको अभी डॉक्टर्स भी अनएम्प्लॉयड मिल जाएंगे। हालांकि ये बोलना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हाँ कई दफ़ा लगता है लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को, डॉक्टर्स भी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयड हैं। और इंजीनियर्स के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं, सोचते बाद में, करते पहले हैं और उसके बाद सोचना उनका बाद में होता है। तो इन सब चीज़ों को रेमेडी करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। हमारा आपका पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ग्राउंड रियलिटी, जो एक्चुअल में बाहर जो चीज़ हो रही है उसका जायज़ा मिले, वहाँ तक वो लोग पहुँचें। सोसाइटी में टीचर की बहुत भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। वालिदैन की जो अपनी समझ होती है, अपनी समझ के मुताबिक स्कूल में लाके बच्चों को डाल देते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करना, उसका डायरेक्शन तय करना, वो टीचर का काम होता है। आपके इस प्रोग्राम में क्या टीचर्स की ट्रेनिंग का भी कोई नज़्म है? जी देखिए, हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं है, ज़्यादातर में इम्पॉर्टेंट रोल जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स का है। और ज़्यादातर चूँकि बच्चे हमारे जो होते हैं वो 9th से लेके 11th 12th के बच्चे होते हैं, इनमें डिसीजन मेकिंग इनके लिए जो करते हैं, प्रॉक्सी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो टीचर्स ही करते हैं या पेरेंट्स ही करते हैं। तो टीचर्स के लिए हमारे पास इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कि जो टीचर अपने आप को अपडेट करना चाहता हो कि भाई क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, क्या करियर्स हैं, या जो टीचर चाहता हो कि अपने स्टूडेंट की काउंसलिंग कर पाए, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर पाए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग लेवल के प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम हमारा जो करियर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो NCERT का करियर मित्र जो हुआ करता था, उसके तहत पे है 2 दिन का। अगर कोई इंटेंसिव और जाना चाहता है उसके अंदर, अगर करियर अपना उसी में बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो है हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये 4 से जो है 6 वीक की होती है। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं, हम आगे चल के इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो उन टीचर्स के लिए होगा जो सिर्फ जिनको कि करियर काउंसलिंग और गाइडेंस में। आप यहाँ दिल्ली में हैं जी, और आपका सेंटर दिल्ली में है जी, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग पर्सनली अप्रोच करेंगे, फिजिकल यहाँ पर आते होंगे और आएंगे भी। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग आपके इंटरनेट पर आकर के आपकी वेबसाइट से, आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी इस्तेफादा करेंगे, लेकिन उन तमाम लोगों को बावजूद बहुत सारे लोग छूट जाते हैं जी। तो ऐसे लोग जो आप जिस तरह की आप सोच रहे हैं, जिस तरह की आपकी इतनी अपनी ट्रेनिंग है, ऐसे ट्रेंड लोग और भी मैदानों में हों, उनके साथ आपका कोई कोलैबोरेशन हो, या इस लेवल की कोई चीज़ ऐसी की जाने की प्लान में है आपकी, कि ताकि हर जगह, हर स्टेट में, हर जगह जहाँ कहीं ज़रूरत है, ऐसे जो कैरियर मित्र हैं वो डेवलप हों और वहाँ आपके साथ कोलैबोरेशन करके काम करें? देखिए, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि हम लोग दिल्ली में बेस्ड हैं और यहाँ पे बैठे हैं और दिल्ली के कुछ स्कूलों को, चंद स्कूलों को हम टारगेट करेंगे, तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। टारगेट ग्रुप हमारा लिमिटेड है, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट और बाकी सारी जरियों से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर भी पिछड़ापन है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि इस काम को पैन इंडिया, और स्पेशली जैसे कि फाउंडेशन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को फोकस करती है, उन स्टेट्स को हम टारगेट करें, तो वो हम ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं दिल्ली के अंदर बैठ के एक कमरे के अंदर और सोचे कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के सारी चीज़ों को यहीं से डायरेक्ट किया जाए। वो पॉसिबल नहीं है। जो हमारा अप्रोच होता है वो हमेशा कम्युनिटी लेवल का होता है। जिस भी कम्युनिटी के बच्चों को हम टच में आते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि उस कम्युनिटी पे हमारा एक रिसोर्स पर्सन डेवलप हो। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमने एक रिसोर्स पर्सन को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद उसको छोड़ दिया। हमारा कमिटमेंट हमेशा ये होता है, जैसे विज़न का कमिटमेंट है, 10 साल का कमिटमेंट होता है, सीटैक का भी कमिटमेंट हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ इस तरीके का होता है कि लॉन्ग टर्म होता है। अगर हमने ट्रेन किया है किसी को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो हमने उनको आगे क्या क्या करना है उसके लिए भी सपोर्ट दिया है, उसके लिए भी प्लान दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मॉनेटरी सपोर्ट आ जाता है, फिर उसके साथ साथ जो आपको गाइडेंस चाहिए वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिस इलाके में, जिस कम्युनिटी में हमारे करियर मित्र ट्रेन हो रहे हैं, उनको 1 साल का एक पर्टिकुलर प्लान दिया जाए और उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करें, और उसमें उनको जो दिक्कत आ रही है
उस दिक्कत को हमें बताएं, फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो सेंटर है ये कब कायम हुआ था, अब तक कितने लोगों ने आपसे रुजू किया फिज़िकली, और कितने लोगों ने आपसे इस्तेफ़ादा किया है इंटरनेट या आपके सोशल मीडिया के ज़रिए से? देखिए, ये जो आइडिया है करियर गाइडेंस सेंटर का, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन में ये बहुत पुराना आइडिया है, ये आइडिया नया नहीं है अपने आप में। हालांकि फॉर्मली जो है मेरा खुद का यहाँ अपॉइंटमेंट जो है अक्टूबर में हुआ है 2020 में। उसके बाद से हम लोगों ने इस सेंटर पे काम करना शुरू किया है। ऑन पेपर ये आइडिया था, लेकिन बीच में कोविड और ये सारी चीज़ों की वजह से एग्जीक्यूशन इसका जो है आप मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर 2020 से एक तरीके से स्टार्ट हुआ है। जहाँ तक बात है हमसे फिज़िकली कनेक्ट होने की बात, तो लगभग 500 के अराउंड स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ कोविड होने के बावजूद हमारे पास आए हैं, फिज़िकली यहाँ कनेक्ट हुए हैं। जो भी उनको रिक्वायरमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उनको दिया गया है। इनफैक्ट हम लोगों ने उनको कई दफ़ा ऐसे भी कहा है कि आप अपने आप को इंडेंजर ना करें। अगर कोविड का टाइम है, कुछ ऐसा टाइम है जिसमें कि अगर आप फ़ोन से सवाल पूछ सकते हैं या बाकी ज़रियों से पूछ सकते हैं तो वो कर लें, आप ऑनलाइन सेशंस ले लें। तो 500 के अराउंड 490-500 के अराउंड लोग जो है हमारे पास यहाँ फिज़िकली आए हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोग्राम्स वगैरह की बात करूं जो हमने बाकी लोगों के साथ किए हैं, तो ईज़िली हमारा नंबर जो है 2500 के ऊपर क्रॉस कर जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है और स्टार्ट करके, और बीच में हमें कोविड का चैलेंज भी फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम ऑनलाइन मोड में ही कर पाए हैं, ऑफलाइन मोड में नहीं कर पाए हैं। और जो हमारा टारगेट ग्रुप है, ज़रूरी नहीं है कि उन सब के पास कनेक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या फिर उनको जो है एक प्रोजेक्टर दिखा के उनको बैठा के उनके साथ कनेक्ट किया जा सके। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कतें रही। जी, एक सवाल ये है कि आपने 500 लोगों को डील किया है और 2500 लोगों तक आपने रीच आउट किया है सोशल मीडिया के थ्रू। कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के दरमियान, हमारे वालिदैन के दरमियान निकल करके आती है जिसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया है? दूसरे, अवेयरनेस का लेवल अपने करियर को लेकर के बच्चों में और वालिदैन में अपने बच्चों को लेकर के क्या पाते हैं? देखिए, मैंने जिन बच्चों के साथ टैकल किया है, डील किया है इन जनरल, और वैसे सीटैक के अलावा भी मैं एडुकेशन में ही रहा हूँ, तो मैंने वहाँ भी देखा है। तो दोनों एक्सपीरियंसेस को मैं क्लब करके अगर बताऊँ तो करियर को लेके अवेयरनेस लेवल पेरेंट्स के अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत कम है। 2-4 चीज़ों के बारे में पता है। मैंने अभी आपको बताया एक सर्वे के तहत कि 2 करियर्स के बारे में, आधे बच्चों को सिर्फ 2 करियर्स के बारे में पता था, और ये नंबर 90-93% तक चला जाता है अगर मैं 5 करियर्स टोटल कर दूं तो। उसमें एक लॉयर जोड़ दूं और एक अकाउंटेंट जोड़ दूं तो, और इसके बाद जो है वो 5 करियर, यही 5 पता होते हैं और कुछ नहीं पता होता है। तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को लगता है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कुछ ही चंद जगह हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम भाई वो फाइनेंशियल चीज़ अचीव करें, और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि भाई हमसे ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं, या हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। ये दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे कम्युनिटी में या फिर हमारे जो टारगेट ग्रुप है उसमें जो ये है, वो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में और फाइनेंशियल हेल्प के बारे में जो है बिल्कुल नहीं पता है। मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो इन्हीं लोगों के लिए है, मार्जिनलाइज सेक्शन से जो आ रही हैं, वीकर सेक्शन से जो आ रही हैं, उन्हीं के लिए है, लेकिन उसके बारे में उसका नाम तक नहीं पता है लोगों को। ये कंडीशन है। और स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं कि आपका मतलब पूरा जितना एप्लीकेशन जाना चाहिए उतना जाता भी नहीं है। अगर आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, या एडवोकेसी ग्रुप्स वहाँ पहुँचें मिनिस्ट्री में, और मिनिस्ट्री पहुँच के बोलें कि भाई आप इसका नंबर बढ़ाइए, तो मिनिस्ट्री आपको उल्टे ये बोलेगी कि आपके लोग तो अप्लाई नहीं करते हैं। ये तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात है। और जब गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात ये है, तो प्राइवेट स्कीम्स जो CSR स्कीम्स वगैरह होती हैं उनको तो हम लोगों को भूल जाना चाहिए। सोशल मीडिया के कौन कौन से जो टूल्स हैं उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अवेयरनेस के लिए? देखिए, अवेयरनेस के लिए हम लोग फेसबुक पे हमारे पास अकाउंट है सीटैक गाइडेंस नाम से। उसमें हम लोग एडमिशन की, एग्ज़ाम्स की और स्कॉलरशिप्स की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा और भी तरीके से बच्चों को इंगेज करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक के अलावा हम लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम बच्चों में खासकर बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के उभर के आया है, जिसे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फेसबुक से ज़्यादा। और तीसरा जो है वो हमारा वेबसाइट है www.ctac.in। इसके थ्रू बच्चे हमारे से कनेक्ट होते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा वो भी है। व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी बच्चा अगर हमें मैसेज ड्रॉप करता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं, और वहाँ से भी वो चाहे तो हमसे कनेक्ट हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। बाकी जो आपके कन्वेंशनल जो भी तरीके हैं वो तो तरीके हैं। अब ये सारी बातें तो हुई, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे इस तरह के आपके जैसे सेंटर, प्रोफेशनल सेंटर, और भी ज़्यादा प्रोफेशनल सेंटर खुले हुए हैं जो मोटी फीस लेते हैं, काम कर रहे हैं। कोई आपके सेंटर ही को
क्यों चुने? देखिए, ये सवाल आपने पूछा, ये भी मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेके कि आप भाई आखिर हम क्यों, मेरे पास ही क्यों आए हैं आप। तो सबसे पहली वजह और बड़ी वजह तो मैं ये बताऊंगा कि इस तरीके के जो सेंटर्स खुल रहे हैं उन्होंने एडुकेशन को और गाइडेंस को मोनेटाइज कर दिया है, उसको एक पैसे कमाने का ज़रिया बना दिया है। तो आपको आमतौर पे देखने को ये मिलेगा कि आप करियर काउंसलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपका मामला जो है एक सेशन में हल हो सकता है, उसको वो लोग 5 सेशन में लेके जाएंगे और आपको पर सेशन के चार्जेस लेंगे। उस तरीके का कोई भी चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑपरेट करते हैं, किसी भी चीज़ को मोनेटाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा उनके प्रोसेस में और हमारे प्रोसेस में जो फ़र्क है वो ये है कि हम एक्चुअली केयर करते हैं। भले ही वो आपको ज़्यादा टाइम बुलाएंगे लेकिन हम केयर ज़्यादा करते हैं। केयर ज़्यादा करने का मतलब क्या है? केयर ज़्यादा करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है कि मुझे बीए करना है इंग्लिश में, इस यूनिवर्सिटी में करना है, आप थोड़े डिटेल्स बताइए, तो बताने के बाद हम उसको फॉलो अप भी करते हैं। 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हम अपने डेटा को लेके उठते हैं और उठ के उसके बाद देखते हैं कि भाई इन बच्चों ने जो हमसे पूछा है, ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये लोग कहाँ गए। ये एक बड़ी चीज़ है जो किसी करियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के मोड ऑफ ऑपरेशन में नहीं होता है नॉर्मली। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको सेट अपार्ट करती है, वो मैंने आपको पीछे बोला, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो हमारे जो असेसमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल फिट बैठते हैं जिन बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं उनको लेके। हम कभी भी कोई भी ऐसा असेसमेंट यूज़ नहीं करते हैं जो यूएस के स्टूडेंट्स पे, यूके के स्टूडेंट्स पे स्टैंडर्डाइज किया गया हो और यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की कोई चीज़ हम नहीं करते हैं और इस तरीके का हवा भी नहीं बनाते हैं असेसमेंट्स को लेके। कई दफ़ा आपको एक पेन एंड पेपर टेस्ट दे दिया जाएगा और टेस्ट देके उसी से जो रिजल्ट आ रहा है उसी को बता दिया जाएगा आपको कि आपके लिए ये सूटेबल है। ऐसा नहीं है। हमारे काउंसलर्स हमेशा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देते हैं कि जो पेन एंड पेपर टेस्ट से जो रिजल्ट आ रहा है या जो असेसमेंट से रिजल्ट आ रहा है वो बच्चे के रियल लाइफ से मैच कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा बोलता है अपने बारे में कि भाई मुझे मैथ बहुत पसंद है, मैं कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहता हूँ, मुझे जो है किसी एक प्रॉब्लम को बहुत लंबे टाइम तक सॉल्व करना, सोचना बहुत पसंद है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वो एक्चुअली काम ऐसा कर रहा है कि नहीं। उसके टीचर से पूछते हैं, उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि हाँ ये मैथ की किताबें इस तरीके से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो कई दफ़ा ऐसे बाज़ दफ़ा एक प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि करियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है सारी चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं, तो वहाँ पे अपना डेटा बच्चे फीड करते हैं और रिपोर्ट निकाल के ले आते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से है, उसका कोई अता पता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उनको हमारे साथ फेस करने की नौबत नहीं आती है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं, वो हमारे यहाँ तो उनको बिल्कुल ही उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको कवर करते हैं। बहुत अहम गुफ्तगू आपने की हमसे और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया कि कैसे आप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और किस तरह से लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। आपके 3 टारगेट एरियाज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके वालिदैन हैं और टीचर्स हैं। जी। इसके अलावा मैं एक और, जो वॉलंटियर्स या जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं करियर को लेके, अगर वो भी चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि उनके जुड़ने का तरीका भी यही है कि वो हमसे हमारे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो जाएं। बाज़ाब्ता हमारे पास एक फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जिसमें वो लिख के आता है बिकम ए करियर मित्र। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम ए करियर वॉलंटियर, आप वहाँ पे अपना डेटा डालिए, अपने इंटरेस्ट और सारी चीज़ें डालिए। उसके बाद हम लोग स्कैनिंग करके फिर कांटेक्ट करते हैं और जिन लोगों को लगता है कि वो करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे ज़रिए से जुड़ के और लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपने कम्युनिटी में काम कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था इस सवाल से कि एक तो वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वालिदैन से जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं? देखिए, वालिदैन से 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। 2 तरीके से अप्रोच उनको होना चाहिए। एक अप्रोच जो होना चाहिए वो इनसाइड अप्रोच होना चाहिए। बच्चे के अंदर क्या है वो वालिदैन को, और मेरे ख्याल से वालिदैन और टीचर से अच्छा जो है बच्चे के बारे में जानकारी किसी को नहीं होती। वालिदैन को अंदर अंदर खूब पता होता है कि भाई मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है या इस चीज़ को पसंद करता है या नापसंद करता है। तो एक चीज़ तो वो गौर से अपने बच्चे के बारे में वो चीज़ ऑब्ज़र्व करें। दूसरी चीज़ मैं ये वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी लोगों के कहने में ना आए और फैक्ट्स को वेरीफाई करें। अगर उनको लगता है किसी ने उनके आसपास में बोल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ में करियर बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ना ज़रूर वो अपने आप से भी, भले ही कुछ भी ना हो, एक गूगल सर्च ज़रूर करके देखें कि उसके अंदर ये चीज़ बात सही है या बात सही नहीं है। तो दोनों फैक्टर्स में वालिदैन जो है, जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा उनको अवेयरनेस की कमी आती है। एक तो बच्चों के अंदर क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी उतनी नहीं हो पाती है कई दफ़ा,
और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी भी नहीं हो पाती है। दोनों चीज़ों पे वालिदैन को काम करना चाहिए डिसीजन मेकिंग से पहले। जब कोई बच्चा आपके पास आता है कि मेरी काउंसलिंग मुझे चाहिए जी, तो आपके पहले 3 सवाल क्या होते हैं? देखिए, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है काउंसलिंग के लिए कि आपको मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये पूछते हैं उस बच्चे से खुद कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ आपको करने में मज़ा आता है। सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है। दूसरा सवाल हमारा ये होता है कि आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके टीचर्स ने आपको जो चीज़ें सजेस्ट की हैं, क्या आपको वो पसंद है कि नहीं। और तीसरा सवाल ये होता है कि कोई क्लैश है क्या। ये 3 मेजर सवाल हम लोग हमेशा हर बच्चे से पूछते हैं जो बच्चा हमारे पास आता है, ये चीज़ जानने के लिए कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें सूटेबल होंगी। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खेलना पसंद है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? अगर वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ खेलना पसंद करता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ पसंद करता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे करियर्स हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको क्या खेलना पसंद है। अगर उसको हॉकी खेलना पसंद है तो एज ए करियर हॉकी को चूज़ कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश करते हैं, जब अगर कोई एक बच्चा ऐसा एक अल्टरनेटिव करियर पाथ में जा रहा होता है जिसमें रिस्क होता है, तो हम उसके साथ उसके लिए प्लान बी भी बनाते हैं। हम ऐसा कभी भी किसी बच्चे को नहीं कहते हैं कि आप एक रिस्की करियर ऑप्शन के लिए जाइए और बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगर उसको हॉकी खेलना है तो आप बाकायदा हॉकी की ट्रेनिंग लीजिए, हॉकी की कोचिंग कीजिए, सारी मेहनत कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई अपनी इतनी रखिए कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं करता है तो आपके पास एक प्लान बी में रहे। तो अगर आप कोई अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो हम लोग उसको उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इंकरेज करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि हाँ, ये जो इनका जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में इंटरेस्ट है या फिर एक इन्फैचुएशन है। इन्फैचुएशन कहने का मतलब कि बस 2 मिनट के लिए आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद जो है वो आपका इंटरेस्ट चला गया। तो हम पहले ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मेहनत करने के लिए इसमें तैयार है कि नहीं है। बोलना बहुत आसान होता है कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए उतनी मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमको लगता है कि इसके लिए आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो इसके बाद फिर हम आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी और उसके लिए ऑप्शन बी भी जो है, दोनों टीचर्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं मेरी और आपकी लाइफ में, उसको ग्रूम करने में, उसको डायरेक्शन देने में। कई दफ़ा टीचर्स का जो रवैया होता है वो उनके ऊपर भी हावी होता है कि वो क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ ना पसंद कर रहे हैं, उसी तरफ वो दबाव डालते हैं सारे बच्चों को, जो पूरा बैच है उसकी तरफ दबाव देते। तो ऐसे टीचर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ग्रूम करें? देखिए, पहली चीज़ तो सोसाइटी में टीचिंग की डेफिनेशन जो है थोड़ी सी दूसरे डायरेक्शन में चली गई है। टीचिंग का मतलब पढ़ाना नहीं होता है, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ना सिखाना। मतलब आपको या मुझे किसी बच्चे को जब गाइड करना है तो गाइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दीजिए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। मैं बस यही सिंपल सा मैसेज टीचर्स को देता हूँ। आप पढ़ाइए मत, आप उसको पढ़ना सिखाइए, बाकी सारी चीज़ें वो अपने लिए करे। जब वो आपसे हेल्प मांगे तब आप उसको हेल्प दीजिए, लेकिन खुद से उसको उस तरीके का डायरेक्शन देने की कोशिश जो है, मैंने ज़्यादातर केसेस में जो देखा है वो हमेशा ये चीज़ बैकफायर करती है, ये चीज़ फ़ायदा नहीं करती है। जी, कम्युनिटी को आप क्या बताना चाहेंगे? आपके सेंटर से कम्युनिटी किस तरह से इस्तेफादा करे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कम्युनिटी को तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि एक स्पोर्ट्स में करियर क्या हो सकता है। कम्युनिटी को आमतौर पे पता है कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये करियर लेने पे जो है बहुत दिक्कत में आ सकते हैं, हो सकता है कि बच्चे के पास कुछ भी ना हो। एक कहावत बड़ी प्रचलित रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जी नवाब, हाँ, खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब। जो ये रहा है, और ये रहा, बहुत प्रशासन बहुत आगे बढ़ा। हाँ, ये बहुत आगे बढ़ा है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सही है। तो कम्युनिटी से मेरा ये एक क्या कहते हैं, एक अपील रहेगी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब काम की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, और हम चाहते हैं कि कम्युनिटी हमसे जुड़े और इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाए। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अभी आपने खेल का एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा। BSc एक कोर्स होता है, बैचलर्स इन साइंस, और आपको मैं बताऊं हिंदुस्तान के अंदर इस कोर्स को बहुत बुरी तरीके से डिवैल्यू किया जाता है जी, कि ये क्या है, इन्होंने तो कोई प्रोफेशनल या कोई टेक्निकल कोर्स नहीं किया, इन्होंने सिंपल BSc कर लिए। मैं आपको बताऊं BSc के अंदर जो है रिसर्च को प्रमोट करने के लिए साइंस के अंदर गवर्नमेंट ने बाकायदा एक योजना बनाई हुई है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। और अगर बच्चे ने अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है KVPY का, तो उसको पर मंथ 5000 की स्टाइपेंड मिलती है। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम मुझे बताइए जो आपको पर मंथ आपके बच्चे को 5000 की स्टाइपेंड देती है? नहीं देती, कोई भी नहीं। लेकिन इसकी जानकारी अगर हम कम्युनिटी में अपने
पता करने की कोशिश करें, एक सर्वे करें, तो मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ कि आपको 9 आउट ऑफ 10 पर्सन्स को ये चीज़ें पता नहीं होंगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो है साइंस के अंदर और जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर टैलेंटेड नहीं है या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता है। तो इस तरीके की जानकारी हमारे पास है। अच्छा, एक चीज़ और है, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है जी। आमतौर पर साइंस का बच्चा अपने आप को बताने में या उसके वालिदैन बताने में फ़ख्र महसूस करते हैं, मेरा बच्चा साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है। जी। दूसरे नंबर पर कॉमर्स वाले भी बताते हैं, थोड़ा कम फखरिया, लेकिन फिर भी वो बताते हैं। जी। लेकिन आर्ट्स ग्रुप का बच्चा वो खुद भी शर्माता है, उसके वालिदैन भी शर्माते हैं और वो बहुत ही हीन भावना का शिकार होता है। क्या उसके पास ऑप्शन नहीं है? देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग लेवल पे हो सकता है कि आर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़े से कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ऐसा कोई भी साइंस का कोर्स नहीं है जिसके साथ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ कंबाइन नहीं होती है, और ऐसा कोई भी करियर नहीं है। आप A to Z डेटा साइंस की बात करें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आप UI UX डिज़ाइन की बात करें, आप वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ इंटीग्रेट नहीं की गई हैं। और आगे जितने, जिसको मैं फ्यूचर करियर्स बोलता हूँ, न्यू एज करियर्स बोलता हूँ, इसमें ऐसा कोई भी करियर नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर आर्ट्स की चीज़ें नहीं। आर्ट्स का मतलब क्या है, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब क्या है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है ह्यूमन साइंसेस, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन। आपको आगे चल के जितने भी काम करने हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करने हैं और लोगों के साथ मिलकर करना है। कोई भी इंडस्ट्री आप देखो, आप AI की बात करते हैं लोग, AI का मतलब क्या है, AI का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोसेस को आपने ऑटोमेटिक बना दिया है जिसमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम तो आदमी के साथ ही कर रहा है। तो आप उस मशीन को आदमी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उससे रिएक्ट करना है, वो चीज़ कौन सिखाएगा उसको? वो चीज़ सिखाता कौन है? वो साइकोलॉजिस्ट सिखाता है। एडवर्टीजमेंट्स जितनी होती हैं, एड्स जितने रन किए जाते हैं, मैनेजमेंट कंपनीज जो ऐड चलाती हैं, तो बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कौन सी आपकी ऐड चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, वो कौन सिखाता है? वो आर्ट्स का आदमी सिखाता है, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। वो कोई इंजीनियर नहीं होता है या कोई वो साइंटिस्ट नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता है। तो और आप नॉर्मल आप ये देखिए, आप क्या कहते हैं, आपके जो इन्वेंशंस हैं, इंटरनेट का इन्वेंशन देखिए, ज़रूरी नहीं कि सारे टेक्नोलॉजी के लोग हों, बहुत सिंपल से इन्वेंशंस हैं जो कि बाहर के लोगों ने किया है, आर्ट्स के लोगों ने किया है। आप मास मीडिया, अभी आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मास मीडिया के बिना किसी का गुजारा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बताया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक वो रीच पहुँचे, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि लोगों के दिमाग में स्टोरीज़ हैं, बिलीफ्स हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हों। जी, बहुत तो हमारा आपका रोल उसमें यही है कि हम इन सब चीज़ों की जो असलियत है वो लोगों तक पहुँचाएँ। आज मेरा जो आना था वो इसीलिए आना था कि मैं आपसे बैठूं और CTEC के बारे में जानूं, और सिर्फ CTEC ही नहीं, ये इसकी ज़रूरत क्यों है सोसाइटी को, कि करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह से एकेडमिक गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर करते रहें, उसकी ज़रूरत है और उस ज़रूरत से फ़ायदा उठाएँ। ये थे फैज़ल रहमान साहब, जो CTEC सेंटर है दिल्ली में, उसके आप जो है इंचार्ज हैं। आपने बड़े ढंग से हमें बताया कि किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को आप कम ना समझें, उसमें महारत हासिल करें और ख़ुद से सबसे पहले पूछें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप से पूछें कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हैं। आसपास के लोग आपको अगर ड्राइव कर रहे हैं, उनके ज़रिए से अगर आप ड्राइव हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल एक बेहतर नहीं है। वालिदैन के लिए भी इन्होंने बहुत ख़ास अंदाज में बताया कि हर वालिदैन अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा उनका टीचर होता है जो बच्चे को अच्छे तरीके से, ये 2 लोग होते हैं सोसाइटी में जो बच्चे का करियर किसी भी लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर ये अपनी उस सच्चाई से इग्नोर करते हैं तो बच्चे के हक़ में बहुत बुरा होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि दिल्ली में CTEC सेंटर है, इन्होंने जो बताया है कि इनकी जो वेबसाइट है आप उसे विजिट करें, इनके सोशल मीडिया पेज पर जाएं, और अगर आप दिल्ली में मौजूद हैं तो इनके सेंटर को विजिट करें, अपने बच्चों के साथ आएँ। आप खुद भी हैं, अगर वालिदैन हैं तो आप खुद आएँ, टीचर हैं तो आप आएँ। अगर आप करियर मित्र बनना चाहते हैं अपने दूर दराज इलाके में, आप बिहार में कहीं हैं, झारखंड में हैं, राजस्थान में हैं, उत्तर प्रदेश की किसी और ज़िले में हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, अगर शिक्षा में करियर मित्र बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेंटर बहुत ही अहम। आप उससे जुड़ें, कनेक्ट हों, ख़ुद को तैयार करें और अपना और अपने सोसाइटी का भला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।